नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 23 फरवरी को अमृतपाल के नेतृत्व में उसके खालिस्तानी समर्थकों ने अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर जो हंगामा किया था, बैरिकेड्स वगैरह तोड़ने के बाद, और जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे क्योंकि ये लोग हथियारों से लैस थे। उस घटना के बाद पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से सरेंडर कर दिया था उनके सामने, और आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी एक तरीके से घुटने टेक दिए थे, क्योंकि इन लोगों की मांग थी कि जेल में बंद उनके समर्थक, जो तूफान के नाम से जाना जाता है, उसको रिहा किया जाए। और उसके बाद एक बड़े पुलिस अधिकारी ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि हमने इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की जांच कर ली है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये मासूम है, बेकसूर है, इसलिए हम इसे रिहा कर रहे हैं, मामला वापस ले रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने अमृतपाल और उनके हुड़दंगी साथियों के सामने एक तरीके से सरेंडर किया था, उसको लेकर के बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। और उसके बाद जब सार्वजनिक रूप से इसने गृह मंत्री अमित शाह पर यह टिप्पणी की कि उनका भी इंदिरा गांधी जैसा हाल होगा अगर उन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट को दबाने की सोची भी। अमित शाह ने क्या कहा था? अमित शाह ने कहा था कि पंजाब में हम खालिस्तानी मूवमेंट को सिर उठाने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। इसके बाद इसकी ये धमकी आई। नतीजा ये हुआ कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गृह मंत्री से आकर के दिल्ली में मिले। यहां से अर्धसैनिक बलों की काफी कंपनियां पंजाब भेजी गई और उसके बाद इसकी और इसके साथियों की घेराबंदी शुरू कर दी गई। मामले दर्ज किए गए और वो मामला भी दर्ज हुआ जिससे पंजाब पुलिस बचने की कोशिश कर रही थी। शायद उसको आभास नहीं था, अंदाजा नहीं था इस खतरे का जो फिर से पंजाब में सिर उठा रहा था। और किसकी शह पर उठा रहा था? आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की शह पर। वरना एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर दुबई से चल करके पंजाब आता है और वो इसी गांव में जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई है, यानी ये रोड़े गांव जो भिंडरावाले का गांव है, यहां आकर के पगड़ी धारण करता है, अमृत छकता है और उसके बाद भिंडरावाला जैसा बाना पहन करके उसी के तरह का बिहेव करना शुरू कर देता है। और एक जमात है पंजाब में जो ऐसे लोगों के खिलाफ के पीछे खड़ी हो जाती है। वो जमात एक बार फिर इसके पीछे खड़ी हो गई। लेकिन जब केंद्रीय एजेंसियों ने, पंजाब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया, इसके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने की कोशिश की, तो ये भाग खड़ा हुआ और सिर पर पैर रख करके भागा। इसने अपना बाना ही चेंज कर लिया। जीन्स में, टी शर्ट में या शर्ट में, पगड़ी में और चश्मे में ये भागा। मोटरसाइकिल पर भागता रहा, उसके बाद एक थ्री व्हीलर पकड़ लिया, फिर दूसरे जरियों से ये शहर दर शहर भागता रहा। लेकिन सबसे आश्चर्य का विषय क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि जो पंजाब पुलिस अपने अलग स्टाइल के लिए जानी जाती है और उसका जो एक धाकड़ पुलिस होने का रुतबा है, न केवल भारत में बल्कि पंजाब में और पंजाब के बाहर भी, वो अगर अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी 36 दिन से या 45 दिन से, जितने भी दिन हुए हैं, उसके भगोड़े के रूप में जीवन बिताने के, भागने के, तो इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
ये तो आप अब तक जान ही चुके होंगे कि पंजाब पुलिस ने उसको रोड़े गांव से गिरफ्तार किया है, जहां वो एक गुरुद्वारे में फिर से वैसा ही बाना पहन करके संगत को संबोधित कर रहा था, जैसा जनरल भिंडरावाला पहनता था। कई आयाम हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये अब सवाल पूछने लगे हैं कि समाज और देश के विरोधी ऐसे तत्वों के खिलाफ ठीक उसी अंदाज में कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने करनी शुरू कर दी है। ऐसे कई लोग वहां मुठभेड़ में खत्म किए गए हैं। तो सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि ये जो खालिस्तानी तत्व हैं, ये जो खालिस्तानियों के मोहरे हैं, जिनको दुबई से यहाँ भेजा गया, इस एक खास मकसद से भेजा गया, और उस मकसद पर भी आज चर्चा करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति जो बहरूपिया भी है, जो कायर भी है, जो भगोड़ा भी है, इसके खिलाफ पंजाब पुलिस इतनी नरमी से क्यों पेश आई? क्योंकि आईजी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि साहब, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, अमृतपाल की गिरफ्तारी में इसका ख्याल रखा गया है। पुलिस गुरुद्वारे के भीतर नहीं गई। सवाल ये है कि सुखचैन सिंह गिल ने जो कुछ कहा है, ठीक है, वो सिर माथे पर है। लेकिन अगर कोई भगोड़ा, अगर कोई बहरूपिया, अगर नौजवानों को भड़काने वाला, और जिस पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज है, जिस पर कई मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज है, उसको गिरफ्तार करने के लिए किसी भी धर्म स्थल में पुलिस क्यों नहीं जा सकती है? चलिए, उन्होंने उसके बाहर आने का इंतजार किया और गिरफ्तार किया। जो उन लोगों के द्वारा ये प्रचारित किया गया कि अमृतपाल ने तो सरेंडर किया है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, और वहां के गुरुद्वारे के जो ग्रंथी थे, उन्होंने पुलिस को फोन किया और बताया कि अमृतपाल यहाँ आया हुआ है। यानी सबकी एक तरीके से मिलीभगत थी, अंडरस्टैंडिंग थी, समझबूझ थी कि अब इसको सरेंडर कर देना चाहिए। और अब इसको सरेंडर क्यों कर देना चाहिए? अभी तक इसने सरेंडर क्यों नहीं किया, 36 दिन या 45 दिन जितना भी हुआ है इसको भागते हुए? तो इसका एक जवाब ये है कि अभी 2 दिन पहले इसकी पत्नी जब अमृतसर एयरपोर्ट से लंदन की फ्लाइट लेने वाली थी, तो पंजाब पुलिस ने, सुरक्षा एजेंसियों ने उसको पकड़ लिया, थाम लिया, उससे इंट्रोगेशन किया और बाद में उसको अमृतपाल के गांव यानी उसकी ससुराल भेज दिया, और उसको ये हिदायत दे दी गई कि आप जब तक हमारी कार्रवाई पूरी ना हो जाए, या जब तक आपको क्लीन चिट ना मिल जाए, तब तक आप भारत नहीं छोड़ सकती, पंजाब नहीं छोड़ सकती, और लंदन नहीं जा सकती। वो लंदन की मूल निवासी है, यानी प्रवासी भारतीय परिवार से ताल्लुक रखती है, और जब ये सारा कर्मकांड हुआ तो वो भी लंदन से यहाँ आ गई थी। तो उसकी गतिविधियों पर भी, इसके परिवार वालों की गतिविधियों पर भी, इसके जो सहयोगी थे उन पर भी सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें थी। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ को हिरासत में लेकर के पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, कुछ को जेल भेज दिया गया। पर हम मूल सवाल पर आते हैं कि जो योगी का स्टाइल है इस तरह के अपराधियों से निपटने का, उस स्टाइल में पंजाब या दूसरे राज्यों की सरकारें या पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? वो हिचक क्यों जाते हैं? तो इसका मोटा मोटी जो जवाब है, जो मेरी समझ में आता है, वो ये है कि ये जो खालिस्तानी हैं और जो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई है,
या जो कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठे हुए खालिस्तानी आका हैं, जो ये सपना देख रहे हैं कि भारत के पंजाब को खालिस्तान के रूप में रूपांतरित किया जाए। ये लोग जो पाकिस्तान के कब्जे वाला पंजाब है या उसके हिस्से में गया पंजाब है, उसको खालिस्तान बनाने की बात नहीं करते हैं। इनकी चालाकी देखिए, और ये क्यों नहीं करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि ये पाकिस्तान सरकार का, पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई का एक हेतु है, एक ध्येय है, लक्ष्य है, टारगेट है कि पंजाब को अशांत बनाया जाए, पंजाब के नौजवानों की जिंदगी को तबाह किया जाए, क्योंकि यहाँ वो हथियार भी भेज रहे हैं, नशा भी भेज रहे हैं, और पंजाब पर किसी तरीके से खालिस्तानियों का कब्जा हो जाए, ताकि लाहौर से आगे बढ़कर के वो अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ तक अपना राज कायम कर सकें। और जो इन लोगों ने खालिस्तान का सो कॉल्ड नक्शा जारी किया पिछले दिनों, उसमें तो केवल ये पंजाब तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि पंजाब के बाहर भी, हिमाचल में और उत्तराखंड तक में और नीचे भी, इन्होंने राजस्थान का भी कुछ इलाका, हरियाणा का कुछ इलाका, कई राज्यों के इलाके में इन्होंने खालिस्तान की सीमाएं जो है वो दिखा रखी हैं। पिछले दिनों एक नाटक नौटंकी भी हुई जब कनाडा में रायशुमारी के नाम पर खालिस्तान के पक्ष या विपक्ष में जो है वोटिंग कराई गई। बहरहाल, योगी स्टाइल में ऐसे लोगों को क्यों नहीं निपटाया जा रहा है, या क्यों इस पर मेहरबानी रखी गई इतने दिन फरार होने के बावजूद, और संगीन धाराओं में इस पर मुकदमे दर्ज होने के बावजूद, इसका एक बड़ा सीधा सा जवाब ये है कि शायद केंद्र सरकार के और पंजाब सरकार के बीच में एक आम समझबूझ कायम हुई थी कि जो लोग इस तरह की उकसावे वाली कार्रवाई करवा करके पंजाब को और पंजाब के साथ लगते पूरे इलाके को हिंसा की आग में झोंकने के षड्यंत्र रच रहे हैं विदेशों में बैठ करके, उनकी साजिशों को निष्फल किया जाए, विफल किया जाए, ताकि वो अपने मंसूबे पूरे ना कर पाए। और यही वजह है, आप ध्यान रखिए, जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ वो दिल्ली में 13 महीने तक इन्होंने तथाकथित किसान आंदोलन चलाया, तो उस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी थी ताकि दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार किसी तरह उकसावे में आ जाए और बल प्रयोग करके यहां से लोगों को तितर बितर करने की सोचने लगे। पर ऐसा कभी हुआ नहीं। और जब कुछ घटनाएं शुरू हो गई, जैसे आपको याद होगा कि एक जो बॉर्डर है, कुंडली बॉर्डर, वहां पर एक 35 साल के पंजाबी युवक की तलवारों से काट करके हत्या कर दी गई थी, ये कह करके कि उसने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है, और उसको एक बैरिकेड पर टांग दिया गया, उसके पार्थिव शरीर को। उससे केंद्र सरकार को, खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक मिल गई कि ये लोग एक्चुअल में चाहते क्या हैं। 3 कृषि कानून कोई मुद्दा नहीं था। मेन बात थी कि खालिस्तानी तत्व उसकी आड़ लेकर के, 3 कृषि कानूनों की आड़ लेकर के एक बदअमनी फैलाना चाहते थे, पंजाब में भी और पंजाब के बाहर भी। तो ये एक उस समय समझबूझ दिखाई केंद्र सरकार ने कि वो 3 कानून वापस ले लिए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए कहा कि भाई, हमें इस बात का खेद है कि हम किसानों के एक वर्ग को समझाने में नाकाम रहे, और राष्ट्र हित में इसको मैं किसानों से माफी मांगते हुए वापस ले रहा हूं। वो मामला टाला गया किसी तरीके से, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ऐसी ही थी। दूसरे, ऐसी कई घटनाएं पंजाब में इस बीच हुई हैं। पहली बार किसी हिंदू धर्म स्थल पर, काली मंदिर पर अटैक करने की कोशिश हुई।
इससे पहले जब वो काले दिन थे पंजाब के, तब भी हिंदुओं के धर्म स्थल पर कभी अटैक नहीं हुआ, लेकिन इधर किया गया। छोट-छोट घटनाएं तो बहुत सारी होती रही हैं। अजनाला में जो ड्रामा किया था अमृतपाल और उसके साथियों ने, वो कैसे हुई थी घटना? याद करिए, बहुत सारे लोगों को तो याद होगा। ये एक पालकी में गुरु ग्रंथ साहब रख कर के, उसकी ओट लेकर के अजनाला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा था और वहां बैरिकेटिंग वगैरह तोड़ दी, पुलिस पर अटैक करना शुरू कर दिया। चूंकि ये गुरु ग्रंथ साहब की ओट लेकर के वहां तक पहुंचे थे, इसलिए तब भी पंजाब पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की कि बाद में इसका बहाना बना करके या इसको मुद्दा बना करके गुरु ग्रंथ साहब की भी के विरुद्ध बेअदबी कर दी गई। ये किसी तरह का वहां पर हंगामा, हिंसा या उपद्रव ना करा दें। और वो दिन मुझे लगता है कि पंजाब पुलिस के लिए, पंजाब की सरकार के लिए भी बहुत ही शर्मनाक दिन था, जिसकी वजह से बाद में इनके उस समर्थक को भी रिहा करना पड़ा जेल से, तूफान को, जिस पर अपहरण का गंभीर किस्म का आरोप था। कुछ धर्म स्थलों में लोगों को पीट-पीट करके मार डालने की भी घटनाएं हुई, स्वर्ण मंदिर तक में हुई। तो ये लगातार उकसावे वाली कार्रवाइयां कर रहे थे और जो खालिस्तानी हैं वो एक्चुअल में चाहते ही ये हैं कि सरकार कोई कड़ी कार्रवाई करे या सरकार कोई ऐसी कार्रवाई कर दे जैसे योगी स्टाइल में होती है, तो फिर वो पंजाब को आग के हवाले कर दें और अपने मंसूबे पूरे करने की कोशिश करें। और इन खालिस्तानियों के पीछे कौन खड़ा है, ये भी हम और अब्बा बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और पाकिस्तान आईएसआई जम्मू कश्मीर में तो बाद में आतंकवाद शुरू हुआ था, उससे पहले तो पंजाब में भिंडरावाले को खड़ा कर चुके थे, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे आतंकवादियों को खड़ा कर चुके थे, जिनके उन्मूलन के लिए फिर बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा था, इंदिरा गांधी को फैसला लेना पड़ा था और जिसके बाद फिर इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई। जून में ये कार्रवाई हुई थी 1984 में और फिर 30 या 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने गोलियों से भून करके मार डाला था। तो वैसे हालात पैदा करने की साजिशें रची जा रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमृतपाल के साथ भी वैसा ही सुलूक हो सकता था जैसा उत्तर प्रदेश में कुछ माफियाओं के खिलाफ, कुछ बड़े अपराधियों, भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई होती है। पर पंजाब की जो सेंसिटिविटी है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशें रची जा रही हैं भारत के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र और राज्य के बीच में एक सहमति बन गई कि इसको गिरफ्तार किया जाए, इसको यहाँ से उठाया जाए और असम के डिब्रूगढ़ पहुंचाया जाए, ताकि वहां तक जो ये खालिस्तानी तत्व हैं इनकी अप्रोच ना रहने पाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।